नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास ब्लड का पार्ट नंबर 4 साइंस की क्लास आज हम पहले रखेंगे। अच्छे तरीके से हम इसको कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। जिसको नोट्स वगैरह बनाने हो वो अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना, ठीक है। एक बार आवाज़ वगैरह मुझे क्लियर करके बता दीजिए, क्या सही आवाज़ आ रही है। किसी आवाज़ में या फिर कोई क्वालिटी वगैरह में कोई दिक्कत हो तो अभी बता देना मुझे। सर आवाज़ सही है। हाँ ओके है भाई, सारी चीज़ें चलो ठीक है। सारी चीज़ें ओके हैं तो स्टार्ट कर देंगे अभी। और जुड़ जाओ भाई, अभी तो थोड़े स्टूडेंट आए हो लाइव। नमस्ते भाई, नमस्ते मोनू, सूरत, सबको नमस्ते भाई, सोनिका, संगीता, सबको नमस्ते। ज़्यादा देर की वीडियो ना हो इसलिए अभी हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वीडियो क्वालिटी को 480 पे कर लीजिए जल्दी से, बिल्कुल अच्छे तरीके से वीडियो आएगी, ठीक है। पढ़ें फिर ध्यान से। पीछे की क्लास में हमारा जो चैप्टर चला हुआ है, चैप्टर का नाम चला हुआ है ब्लड, ठीक है। ब्लड के बारे में हम पढ़ रहे थे। ब्लड के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, जैसे जितनी इसमें सेल्स होती हैं, सॉलिड लिक्विड पार्ट हम सारा क्लियर कर चुके हैं। एक स्टूडेंट का बाद में मैसेज आया था, मैंने बाद में कमेंट में देखा था, उसमें उसका एक क्वेश्चन था वो रह गया था। बात करें हम ब्लड्स की, तो ब्लड में कौन कौन सी सेल्स मौजूद होती हैं। तो ब्लड के अंदर आरबीसी और होती हैं डब्ल्यूबीसी और हैं प्लेटलेट्स। ये तीन तरह की सेल्स ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं। अब इन तीनों सेल में से हमने आरबीसी पढ़ चुके हैं, डब्ल्यूबीसी पढ़ चुके हैं और प्लेटलेट्स पढ़ चुके हैं। आपको पता होगा कि जो आरबीसी है, आरबीसी जो है, इस आरबीसी को एक सेकंड रुकना भाई। इस आरबीसी का हमने नाम क्या पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद बारी थी डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, तो ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर आरबीसी के बारे में जो हमने टॉपिक पढ़ा था आरबीसी का, कि अगर हम ऊंचाई पे जाते जाएंगे तो आरबीसी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ध्यान से समझना, जो जो आपकी हाइट बढ़ती जाती है, जितना आप जमीन से ऊंचा जाते हो या फिर आप जब भी आप पहाड़ों पे चढ़ते हो, तो उस दौरान आपकी आरबीसी बढ़ जाती है। बढ़ती कैसे हैं, ध्यान रखना, वायुमंडलीय दबाव जो जो ऊपर जाएंगे कम होता जाएगा, ठीक है। अब वायुमंडलीय दबाव कम हो रहा है तो आपकी आरबीसी जो वो इतनी चालाक है कि पहले से ही क्या करके रखती है, वो अपनी संख्याओं को बढ़ा लेती हैं। अब पहले से वो अपनी संख्याओं को बढ़ा लेंगी तो हमारे शरीर के अंदर कुछ देर के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति रह जाएगी, क्योंकि आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन का या फिर गैसों का ट्रांसपोर्ट करना जरूरी होता है उनको। तो पहले ही ये सारी चीजें क्या हो जाती है उसके अंदर, मतलब कि वो आरबीसी अपनी संख्याओं को बढ़ा करके पहले से संख्या बढ़ा लेती है, और उसके बाद जो जो हम जितना ऊपर जाएंगे तो कुछ देर के लिए हमें ऑक्सीजन का पूरा आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, तो आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन अगर हम ज्यादा हाइट पे जाएंगे तो वहां पर जाकर के जितनी आरबीसी है वो बाद में अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाती है, वो पहले से ही ऑक्सीजन को स्टोर कर लेती है। जो जो आप चढ़ते जाओगे उतनी ही देर से वो ऑक्सीजन स्टोर कर लेती है,
और ज्यादा ऊपर हम जाते हैं तो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, ठीक है। तो कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद वो आरबीसी अपनी संख्याओं को बढ़ाना बंद भी कर देती है। तो ज्यादा हाइट पे जाएंगे तो वायुमंडलीय दबाव कम हो जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि अत्यधिक ऊंचाई पर चढ़ने से या फिर जो जो हम ऊंचाई पे जाते हैं तो आरबीसी की संख्या में कमी होती है या वृद्धि होती है, ठीक है। तो क्या होती है, आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखना है, आरबीसी की संख्या में वृद्धि होगी, लेकिन जो आपका ब्लड है या फिर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम मात्रा में होगी। इस चीज का ध्यान रखना। आपने नोट किया होगा जितने भी पहाड़ी लोग होते हैं या फिर जो पहाड़ी एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उन सबके जो चेहरे होते हैं, आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे हल्के हल्के लाल लाल कलर के उनके चेहरे होते हैं। आप ये सोचते हो कि भाई इनके अंदर तो खून ज्यादा, उनके अंदर आरबीसी ज्यादा है, लेकिन उनके ब्लड के अंदर उतनी ही ऑक्सीजन भी कम होती है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। और कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हमें बता देना भाई, ठीक है। सभी को राम राम भाई। हाँ, अब हम नेक्स्ट जो हम कर रहे थे वो हम पढ़ रहे थे ल्यूकोसाइट्स के बारे में, कि ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी की संख्या किसमें होती है, कहां पे ये बनती हैं, इनका ब्रेकडाउन कहां पे होता है, इनके क्या क्या काम होते हैं, कितनी तरह की आपकी डब्ल्यूबीसी होती है। तो कौन कौन सी होती है डब्ल्यूबीसी, बात करें आज हम इन टाइप्स की, पहले कल की क्लास में हमने किया था कौन कौन सी इसकी टाइप होती है, बेसोफिल्स होती है, और कौन सी होती है बेसोफिल्स के बाद न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स के बाद होती हैं एसिनोफिल्स। ये तीन तरह की क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी की टाइप होती है। और ये किसकी टाइप है, इनकी भी अलग से कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। दूसरी साइड बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट्स की, हमने बात की थी, वो कौन सी साइट्स में आती हैं, उसमें आती है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स इसके अंदर आती हैं। ये 5 डब्ल्यूबीसी हमने पढ़ी थी। इनमें से सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है, कमेंट में जवाब दो मुझे, ताकि आपको पता लगे कि रिवाइज कितना क्या है, किसने कितना पढ़ा नहीं है, बताओ कमेंट में मुझे। इनमें से, इन तीनों में से या फिर 5 में बात की जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में होती है, सबसे कम कौन सी होती है, तो मैक्सिमम कौन सी होती है, बिल्कुल सही है न्यूट्रोफिल्स। क्या होती है 60 से 65%, 60 से 65% ये मैक्सिमम होती है। और मिनिमम क्या होती है, मिनिमम कौन सी होती है, तो बेसोफिल्स क्या होती है, मिनिमम होती है। उसके बाद जो पाई जाती है बीच में कौन सी रहती है, 2 से 3% है, वो आपकी कौन सी होती है, एसिनोफिल्स होती है। इस यहां तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हमें पढ़ना है, डब्ल्यूबीसी की डिजीज रहते थे हमारे, कि डब्ल्यूबीसी की संख्या में यदि बढ़ोतरी हो जाए या कमी आ जाए तो कौन कौन सी बीमारी हमारे शरीर को होती है। हाँ, मिनिमम बेसोफिल्स होती है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। अब हम यहां से बात करते हैं जो डब्ल्यूबीसी हैं। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या में, डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, और संख्या में यदि अधिकता हो जाए यानी कि बढ़ोतरी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, कौन सी होती है, बताओ मुझे भाई। इतना तो आपने पढ़ भी रखा होगा, कौन सी बीमारी होती है, कमेंट में लिख के मुझे बताएं भाई। तो कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी से ल्यूकोपीनिया, बिल्कुल राइट आंसर है। जब डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी होती है तो कौन सा रोग होता है, ल्यूकोपीनिया होता है। ल्यूकोपीनिया का मतलब क्या है कि जब डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी आएगी तो अनेक प्रकार के वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया वगैरह जितनी भी चीजें वो सारे अपने शरीर के ऊपर हावी हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। यानी कि ल्यूकोपीनिया को हम ये कह सकते हैं कि मैनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियों का ही ये घर होता है, बहुत सारी बीमारियां इससे होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी की वजह से होता है। बात की जाए डब्ल्यूबीसी की संख्या में यदि अधिकता हो जाए तब कौन सा रोग होगा, बताओ कौन सा होगा। हाँ, ल्यूकोपीनिया सही है। अधिकता से कौन सा होता है, ल्यूकीमिया, बिल्कुल राइट आंसर है। ल्यूकोमिया भी बोलते हैं या फिर ल्यूकीमिया भी बोल सकते हैं इसको, ल्यूकीमिया।
ल्यूकीमिया बीमारी भी हो जाती है। ठीक है, अब ये जो ल्यूकीमिया बीमारी होती है इसके अंदर क्या चीज होती है, इसी का दूसरा नाम है, ये किसका निर्माण करती है, ब्लड कैंसर इससे शुरुआत होती है। ध्यान से समझना, ब्लड कैंसर की शुरुआत कैसे होती है, कैसे होती है ब्लड कैंसर की शुरुआत। जैसे बात करें हम, जो हमारे पास हमारे शरीर में सेल मौजूद होती है, उस सेल के पास, जैसे हमारे शरीर में सेल है ब्लड के अंदर, और उस सेल के पास एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं इसको, हम लाइसोसोम बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी थैलीनुमा संरचना है, इसके अंदर से इस तरीके से एंजाइम भरा होता है जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोलिटिक। इस एंजाइम का नाम क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम काम क्या करते हैं, इस सेल के अंदर बाहर से कोई भी इसको खराब चीजें या फिर कोई भी हमारे शरीर को जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं, ये उनको खत्म कर देता है। यानी कि इसका ऐसा एसिडिक नेचर होता है। इसकी पीएच वैल्यू की बात की जाए, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 4 से 5 होता है। 4 से 5 का मतलब क्या है, ये एसिडिक नेचर है इसका। तो इसका नेचर कैसा है कि सेल के अंदर जो भी हानिकारक या खतरनाक चीजें आएंगी ये उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, अब बात क्या होती है कि ऐसी ऐसी संरचना हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारी होती है। अब जो जो आपकी डब्ल्यूबीसी में अधिकता होती जाएगी ये तो बात अलग है, लेकिन जब ये लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये क्या काम करते हैं, एसिडिक नेचर के द्वारा खतरनाक चीजों को खत्म करते हैं। अब बाहर से इतनी सारी चीजें अचानक से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं तो ये ज्यादा संख्या में एक्टिव हो जाते हैं, ज्यादा मात्रा में क्या हो जाते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। और जितनी ज्यादा मात्रा में एक्टिवेट होते जाएंगे उतना ही ये एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं। तो अंदर ही अंदर छोटे छोटे विस्फोट होते रहते हैं इस बैग के अंदर। ज्यादा मात्रा में जब हमारे शरीर में बीमारियों के रोगाणु जो आते हैं तो ये धीरे धीरे करके इसमें इतने विस्फोट हो जाते हैं कि एक बड़ा विस्फोट हो जाता है और उसके कारण ये जो बैग होता है ये फट जाता है। ये जो लाइसोसोम होता है, बैग क्या हो जाता है, ये बैग फट जाता है। इसीलिए लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या रखा गया है, आत्महत्या की थैली भी इसको बोलते हैं। आत्महत्या की थैली इसको कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, तो किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स। हाँ, बात मत करो भाई कमेंट में भी, मतलब क्लास में तो कर लेते हो तुम। रामवीर भाई क्लास 7 बजे शुरू होती है। ठीक है, हाँ क्लास 7 बजे आपकी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, यहां से हम पढ़ रहे हैं कि संख्या में यदि अधिकता हो जाए तो डब्ल्यूबीसी की संख्या वैसे कितनी होती है, मिलियंस में होती है या फिर लाख में होती है या हजारों में होती है, कमेंट करके बताओ मुझे, क्योंकि आपने पढ़ रखा है ये किस में होती है, जल्दी बताओ मुझे, मिलियंस में, लाखों में या हजारों में। तो किस में होती है डब्ल्यूबीसी आपकी, थाउजेंड्स में होती है। कितने, 8000 से 10,000 पर 100 ml HB होती है। यानी कि बात की जाए यहां से, ये जो डब्ल्यूबीसी हैं इनकी संख्या कितनी होती है मेल और फीमेल के अंदर, 8000 से 10,000 पर 100 ml HB। ये मेल और फीमेल के अंदर इनकी संख्या होती है 8000 से 10,000। लेकिन यहीं से बात की जाए, कमी हो जाती है तो अलग चीज है, हमारे शरीर के अंदर कमी होगी तो बहुत सारी बीमारियां आपको हो जाएंगी। लेकिन यदि आपकी इनकी डब्ल्यूबीसी की संख्या में अधिकता हो जाए, लेकिन यहां से पता चलता है कि ल्यूकीमिया जो होता है जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, ये किस स्टेज पे होता है, आपकी डब्ल्यूबीसी कितनी हो जाती है लगभग, तो लगभग आपकी डब्ल्यूबीसी कितनी हो जाती है, 7-8 लाख तक जब पहुंच जाती है पर 100 ml HB में। यानी कि 100 ml जो ब्लड होता है आपका, उसके अंदर यदि 7 से 8 लाख तक आपकी डब्ल्यूबीसी की संख्या पहुंचती है तो आपको क्या चीज होने का खतरा है, ब्लड कैंसर होने का खतरा है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या में जब कमी आती है तो ल्यूकोपीनिया होता है, और अधिकता आती है तो क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद ये थी आपकी 2 बीमारियों के नाम थे, ल्यूकोपीनिया और ल्यूकेमिया। तीसरा आपको सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट भी रखना है, ये
क्वेश्चन आता है कि HIV एड्स बीमारी का नाम आपने सुना होगा, एड्स बीमारी का। HIV एड्स जब किस व्यक्ति को हो जाता है, HIV एड्स, सबसे पहले हम यहां से बात करते हैं HIV की फुल फॉर्म और एड्स की फुल फॉर्म। कमेंट में बता देना भाई मुझे HIV की फुल फॉर्म क्या होती है और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। जल्दी बताओ मुझे क्या होती है HIV फुल फॉर्म। HIV की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं क्या होती है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये किसकी डेफिनेशन या किसकी फुल फॉर्म होती है? ये HIV की फुल फॉर्म होती है। यहां से हम बात करें कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बिल्कुल सही है, राइट आंसर सभी का। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहां से आपको समझना है, जो समझने वाली चीज है, ह्यूमन का मतलब होता है मानव, ह्यूमन मतलब मानव। इम्यूनो का क्या मतलब होता है? इम्यून सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। इम्यूनो का क्या मतलब होता है? इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक अक्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है? आपकी इम्यून सिस्टम कहलाता है। डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? कमी हो जाती है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी, यानी कि मानव के अंदर इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन सब की संख्या में क्या हो जाए? कमी हो जाए। ये क्या होता है? HIV होता है। उसके बाद एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सेम चीज है यहां तक, डेफिशिएंसी का मतलब कमी। अब ये जो सिंड्रोम है, ये सिंड्रोम क्या है? तो सिंड्रोम जो वर्ड है ये क्या चीज कहलाती है? सिंड्रोम का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिजीज, क्लस्टर ऑफ डिजीज या फिर ग्रुप ऑफ डिजीज। ये क्या कहलाता है? आपका सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, सिंड्रोम समझ गए होगे ना? यानी कि बहुत सारे जो बीमारियां होती हैं उनका ग्रुप जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका सिंड्रोम कहलाता है। तो दोनों फुल फॉर्म आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं, ये जो HIV एड्स जो होता है किस वायरस के कारण होता है? उस वायरस का नाम बताइए मुझे, किस वायरस के कारण है? और ये जो वायरस है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? बताओ भाई मुझे, किस वायरस से होता है या फिर ये कौन सी इस वायरस की फैमिली है? सारी बीमारियों का समूह। ठीक है, यहां तक। तो ये जो HIV एड्स है ये जो वायरस होता है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ये तो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ये रेट्रो फैमिली से बिलोंग करता है। यानी कि वायरसों की जो जाति है एक तरीके से उसका नाम है रेट्रो फैमिली। ठीक है, उससे ये बिलोंग करता है। तो ये भी पूछ लिया जाने वाला क्वेश्चन यहां से कि HIV वायरस का संबंध किस जाति से है या किस कैटेगरी से है? तो किससे है? उसका रेट्रो फैमिली से है। अब ये जो HIV बीमारी जो होती है इसका दुनिया में कहीं पर भी कोई इलाज नहीं है भाई। ठीक है, कोई भी इलाज नहीं है। ये आपको इसके फैलने के अलग अलग तरीके हैं। ना ये छूने से फैलता है, ना एक दूसरे के टच में आने से फैलता है, किस इन तरीकों से नहीं फैलता है। ये जब फैलता है तो किस तरीके से फैलते हैं बाद में बताएंगे आपको। अभी आपको पता करना है कि ये काम कैसे होता है इसके अंदर। जब ये बीमारी हो जाती है उस दौरान ये जो वायरस होता है, रेट्रो वायरस जो होता है, HIV वायरस जो होता है, हमारे शरीर के अंदर ये जो वायरस है HIV वायरस, ये हमारे शरीर के अंदर जितनी भी आपकी WBC है इसका भोजन केवल यही बनती है कि क्या काम करता है ये वायरस इन WBC को खाना शुरू कर देता है। ठीक है, कब एक्टिवेट होता है? यानी इसमें जब हमारी जो आपकी WBC है इनकी संख्या में जब कमी आती है तो उन WBC को ही खाना शुरू हो जाता है। तो एक ऐसा वायरस है जो हमारे WBC को ही खाता है। अब WBC को जब खाना शुरू कर देगा तो सीधी सी बात है कि यहीं से आपको बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाती हैं और अनेक प्रकार की बीमारियां आपको होती जाती है, क्योंकि WBC आपकी कम हो रखी है, बिल्कुल लो लेवल में जाती हैं। ठीक है, तो यहीं से आपको मैंने बताया था कि सिंड्रोम जो होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजीज या फिर
क्लस्टर ऑफ ए डिजीज होता है। ठीक है, इसके बाद इसके लिए जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को चेक करवाना हो तो इस एड्स को टेस्ट चेक करने के लिए जो टेस्ट इंडिया में अवेलेबल है और वो टेस्ट बिल्कुल फ्री है, कोई भी उसको करवा सकता है, उसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है। तो उस टेस्ट का नाम बताइए मुझे, क्या नाम होगा उस टेस्ट का? सभी ने पढ़ा भी होगा, बताओ भाई, कमेंट में जवाब दो मुझे। एलिसा टेस्ट, बिल्कुल सही है, एलिसा टेस्ट होता है। अब एलिसा टेस्ट है तो इसकी फुल फॉर्म भी साथ के साथ बता दीजिए हमें। हाँ, इतना तो पता है सभी को, एलिसा टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा। फ्री है ये इंडिया के अंदर, फ्री इन इंडिया। जरूरी नहीं कि भाई ये किसी को भी हो सकता है, ना कोई इसका फिक्स एज होता है, कोई ऐसा एज ग्रुप नहीं होता है, ये किसी को भी हो सकता है। हर किसी व्यक्ति को इसकी जांच करवा लेनी चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि इसके जो लक्षण होते हैं, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं? एक तो वीकनेस आती है, इसके जो लक्षण होंगे, कमजोरी आ जाएगी हमारे शरीर के अंदर। और क्या इसके लक्षण होते हैं? यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट जिसको हम बोलते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख न लगना या फिर भूख का कम लगना, भूख ना लगना। ठीक है, तेज बुखार होता है इसके अंदर, हाई फीवर जिसको हम बोलते हैं, सिर दर्द रहता है। ये सारे लक्षण किसके हैं? शरीर के अंदर वीकनेस आ जाएगी, भूख कम लगेगी, तेज बुखार हो जाएगा, सिर दर्द रहेगा, बदन दर्द रहेगा। ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं? HIV एड्स के लक्षण हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जैसे ये जो बुखार वगैरह होता है, ये नॉर्मल आपको जब खांसी जुकाम होता है उस दौरान भी लक्षण हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। लेकिन अगर यही लक्षण ज्यादा टाइम तक जब रहते हैं तो हर व्यक्ति को इस चीज का इलाज करवा लेना चाहिए। ठीक है, क्या पता किसी व्यक्ति को यही बीमारी हो रखी हो, उसी की वजह से उसको दिक्कत आती हो, एक बार चेक जरूर करवा लेना चाहिए। लेकिन इसके लिए कोई इलाज नहीं है, इसका टेस्ट जरूर है। कौन सा टेस्ट है? एलिसा टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एलिसा की? एंजाइम लिंक्ड सोर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड सोर्बेंट एसे, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, एंजाइम लिंक्ड सोर्बेंट एसे। तो ये 3-4 फुल फॉर्म है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखने एग्जाम की दृष्टि से। HIV के लिए क्या फुल फॉर्म होती है, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, और एलिसा की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, यहां तक आ गया बिल्कुल समझ में? हाँ बताएंगे भाई, ये थाइमिडीन जो भी है ये सारी चीजें बताएंगे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे, बिल्कुल सही है। नेट से सर्च करके बता रहे हो, पढ़ ही रहे हो तुम साथ के साथ, ये तो बता दो भाई मुझे। ठीक है, अच्छा यहीं से बात करें हम, ये जो HIV एड्स है, ये पहली बार इसका जो पेशेंट था वो कहां पे देखा गया था, कहां पे उसका पता चला था? सन 1981 के अंदर पहला रोगी आया था इसका, और कहां पे? USA में मिला था। ठीक है, अब USA के बाद हमें क्या मिला है? इंडिया में मिला है। इसका बीमारी का जो रोगी था वो कब मिला है? 1986 के अंदर मिला था हमें इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका एड्स के बारे में। एक चीज ध्यान रखना, इसके लिए HIV एड्स के लिए कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन एक प्राइमरी स्टेज के ऊपर एक जो रोगी होता है उसको ड्रग दी जाती है ताकि वो कुछ दिन तक या फिर कुछ सालों तक उसकी इम्यून सिस्टम क्या बना रहे? अच्छा बना रहे। जिस भी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अच्छा बना रहेगा वो जैसे 5-7 साल ज्यादा निकाल सकता है, बस इतना ही फर्क होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसका इलाज होगा, ये परमानेंट इलाज नहीं है। इसके लिए बात करें हम यहाँ से कि फर्स्ट स्टेज जब होती है इसकी, फर्स्ट स्टेज या फिर जिसको हम प्राइमरी स्टेज बोलते हैं, उस प्राइमरी स्टेज के तौर पे व्यक्ति को एक ड्रग दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, जिसको हम क्या नाम देते हैं? एजिडोथाइमिडीन। एजिडोथाइमिडीन इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, एजिडोथाइमिडीन। बस ये इसका इलाज नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज और बताता हूं मैं यहाँ पे। शुरुआत में मैंने 2 बातें आपको बताई हैं कि WBC की संख्या में जब कमी होती है तो उसको हम एड्स नहीं कहेंगे, लेकिन जब किसी व्यक्ति को एड्स होती है तो उसको उस व्यक्ति के ब्लड के अंदर WBC में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ये चीज ध्यान रखना है। ये बात अलग है
कि डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी होती है तो एड्स नहीं होता, लेकिन एड्स जब होगा तो डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, ये था आपका कंप्लीट किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। आपका कंप्लीट हो गया है, इससे बाहर इसका और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, कमेंट करके बता देना अगर कोई ऐसी चीज बचती है तो। फैलता कैसे है, इसके ट्रांसमिशन के जो भी फेजेस हैं वो भी आपको बता देते हैं किस तरीके से फैलता है। ये फैलेगा जब किसी एक संक्रमित व्यक्ति से आप ब्लड से ब्लड जब मिलेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड कब मिलता है, जैसे नंबर 1 जो कारण होगा इसका, इन्फेक्टेड नीडल्स जितनी भी हैं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फैलने के कारण, किस वजह से ये फैलता है। तो इन्फेक्टेड नीडल्स, संक्रमित सुई। संक्रमित सुई का मतलब क्या है, आपके घर में भी बच्चे हैं, सभी को ध्यान रखना चाहिए, जब छोटे बच्चे हॉस्पिटल में होते हैं तो उस दौरान जो कई कंपाउंडर या फिर नर्स वगैरह होते हैं वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो एक इंजेक्शन से ही किसी अन्य दूसरे को भी इंजेक्शन से, वही नीडल से उसको टीका लगा देते हैं। लेकिन यहीं से खतरनाक खेल शुरू होता है कि अगर जिससे आपने ब्लड लिया है, जिसको टीका लगाया है, अगर उसके ब्लड के अंदर या फिर उस व्यक्ति को एड्स है तो वही सुई अगर किसी दूसरे व्यक्ति को लगाई जाएगी तो उसको भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। तो एक तो इन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा ये चीज किससे होती है, सेक्सुअल, यानी कि सेक्सुअल जो आपकी गैमेट्स होती हैं, प्रजनन के दौरान कह सकते हैं, फिर प्रजनन के दौरान, ठीक है, उस दौरान भी ये हो जाते हैं। तीसरा इसका रीजन क्या है, गर्भ में मां के द्वारा शिशु को खून दिया जाता है। ठीक है, तो उस दौरान भी अगर मां को HIV एड्स है तो बच्चे को भी खून कहां से मिलता है, तो बच्चे को भी मां के गर्भ से तो खून मिलता है, तो वहां से भी अगर मां को HIV एड्स है तो बच्चे को भी क्या हो जाएगा, HIV एड्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ब्लड से ब्लड का रिलेशन जो मिलना होता है, अगर एक व्यक्ति को है तो दूसरे को भी होगा। अब यहां से ना आपको ध्यान रखना है, चलो आप सब बताओगे क्या मच्छर के काटने से भी होता है क्या, मच्छर के काटने से बताओ। हाँ, संक्रमित खून चढ़ाने, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिल्कुल सही है। आप मुझे बताओगे कि क्या मच्छर के काटने से भी HIV एड्स हो सकता है, नहीं हो सकता है, कमेंट में बताओ मुझे। मच्छर के काटने से नहीं होगा, रीजन, हाँ एक कह रहा है कि होगा सर, है मच्छर के काटने से होगा, मतलब कि इसका ये काम हो गया कि मच्छर एक व्यक्ति के ऊपर बैठता है और यदि उस व्यक्ति को HIV एड्स है तो वो वहां से उड़ करके किसी दूसरे के पास जाएगा तो उसके पास HIV एड्स के वायरस को छोड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई, अगर मच्छरों से HIV एड्स होता तो पूरी दुनिया में ऐसा होता कि मतलब हाहाकार मचा होता, क्योंकि मच्छर तो हर जगह है, कहीं ठंडे एरिया को छोड़ करके। तो मच्छर से HIV एड्स नहीं होता है, नहीं होगा भाई। ठीक है, अरे नहीं होगा भाई, ऐसा कैसे हो जाएगा ऐसे, हाँ ठीक है, अब सही है। ठीक है, और इसके अंदर है ना त्वचा भी बिल्कुल सूख जाती है, बिल्कुल लास्ट में त्वचा सूख जाएगी, बिल्कुल व्यक्ति ऐसा कंकाल की तरह हिलने लग जाएगा, बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मच्छर से इसलिए नहीं फैलता है, मच्छर के जो डंक होता है या फिर मच्छर की जो स्लाइवा होती है, जो लार होती है, उसके अंदर ऐसा खतरनाक चीज, ऐसी स्लाइवा उसकी होती है कि उसके अंदर ये HIV एड्स का वायरस भी नहीं टिक पाता है। तो हो सके तो मच्छर से इलाज मिल पाना संभव है, अगर कोई वैज्ञानिक कोशिश करे तो मच्छरों के द्वारा इसका इलाज हो सकता है भाई, क्योंकि उन्हीं के पास इसकी दवा है और वो मुश्किल है हमें मिलनी। ठीक है, ये था आपका WBC के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो आपका पॉइंट रहता है सेल्स के बारे में, बिल्कुल लास्ट में जो पॉइंट रहता है आपका कौन सा रहता है, प्लेटलेट्स रहती हैं, प्लेटलेट्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंबाणु बोलते हैं। प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंबाणु बोलते हैं हम। ठीक है, बिंबाणु, यहीं से आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट, जैसे हम RBC में पढ़ते आए हैं कि इनके साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, जो डॉक्टर की भाषा में इसके जो नाम होते हैं वो क्या क्या होते हैं। RBC का पढ़ा था हमने, एरिथ्रोसाइट होता है। WBC का क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है। बात कीजिए प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स इसको कहा जाता है। ठीक है, ये है इसका साइंटिफिक नेम। अब यहां से बात करें हम कि मनुष्य के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है,
तो मनुष्य के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है मेल से फीमेल में 4.5 से 5.5। कमेंट में बताओगे मुझे पर 100 ml Hb। बताओ भाई यहाँ पे क्या लिखे, हम मिलियन लिखे, 1000 लिखे या फिर 100 लिखे, क्या चीज लिखेंगे बताओ मुझे। थ्रोम्बोसाइट सही है, मिलियन होगा, लाख होगा, हजार होगा या 100 होगा, 4.5 से 5.5 क्या होगा बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही है, क्या होगा लाख होगा, क्या होगा लाखों में होती है। 4.5 से 5.5 लाख पर 100 ml Hb के अंदर क्या होगी आपकी प्लेटलेट्स होंगी। ये जो अभी डेंगू का जो बुखार फैला था उस दौरान सभी को पता लगा था कि हमारी प्लेट इतनी है, हमारी प्लेट इतनी है। तो जो एक्चुअल जो एवरेज आपकी पर 100 ml Hb की जो रिपोर्ट के अंदर आती है वो आपको ध्यान रखना है कि 4.5 से 5.5 वाली ही एक आपकी सही रिपोर्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट, इनका फॉर्मेशन कहां पे होता है। फॉर्मेशन यानी कि इनका निर्माण कहां पे होता है। कहां पे होता है इनका निर्माण, जहां पे ब्लड बनता है, और ब्लड किस में बनता है बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा के अंदर इसका निर्माण होता है। आपको मैंने पिछली दोनों क्लास में बताया था कि जो बोन मैरो होती है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक इस साइड जो पार्ट होता है उसमें आरबीसी का निर्माण होता है, जो रेड कलर वाला होता है यहाँ पे क्या बनती है आरबीसी। दूसरी तरफ कैसा बोन मैरो होता है, येलो वाला जो होता है उसके अंदर किसका निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का। तो बोन मैरो की भी बात की जाए तो यहाँ से कौन सी बोन मैरो की बात होगी, येलो बोन मैरो की बात होगी, ठीक है। इस येलो बोन मैरो के अंदर किसका निर्माण होता है प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है भाई, येलो बोन मैरो, हाँ ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट, निर्माण हो गया इनका, कितने दिन तक ये जीवित रहती हैं। लाइफ स्पैन की बात करें हम, लाइफ स्पैन कितने दिन का इनका लाइफ स्पैन जीवन काल होता है, तो कितने दिन का इनका जीवन काल होता है 8 से 10 दिन का इनका जीवन काल होता है। अगर 8 से 10 दिन ना मिले आपको तो 1 से 1.5 वीक भी मिल सकता है, आपको इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 से 1.5 हफ्ता भी हो सकता है या फिर 8 से 10 दिन भी इसकी लाइफ स्पैन की अवधि होती है। इसके बाद अगला पॉइंट, जब ये मरती हैं यानी कि जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो कहां पर इनका ब्रेकडाउन होता है बताओ मुझे, कहां पे होता है इनका ब्रेकडाउन, कमेंट में बताना मुझे। हाँ 8 से 10 दिन, 7 से 10 दिन, बिल्कुल सही है, यही चलते हैं इसका एवरेज। तो कहां पे मरती है ये, ब्लड के अंदर ही मरती है, हाँ बिल्कुल सही है, ब्लड के अंदर मरती है। और कुछ मात्रा में, यहां पे आपको ध्यान रखना है, कुछ मात्रा में स्प्लीन के अंदर भी ये मरती है। कुछ मात्रा में कहां पे मरती है, स्प्लीन के अंदर भी मरती है। अब बात की जाए यहां से रीजनरेशन, रीजनरेट, पुनर्निर्माण इनका कहां पे होता है, हमारे शरीर के किस पार्ट में होता है, तो ब्लड के अंदर ही ये तुरंत बननी स्टार्ट हो जाती है। किसी व्यक्ति को जब डेंगू होता है तो उसको पता चलता है कि जब हमारी प्लेटलेट्स नीचे आती हैं तो उनका दोबारा से आपका ब्लड में प्लेटलेट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए थोड़ा मोटा इलाज चाहिए होता है, वो आप कर लेते हो तो आराम से आपकी जो प्लेटलेट्स जो मर गई हैं वो तुरंत क्या हो जाती है, बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ब्लड में। बिल्कुल सही है भाई। इसके बाद अगला पॉइंट जो हम बात करेंगे, इनकी जो शेप होती है, कैसी शेप होती है प्लेटलेट्स की। जैसे हमने आरबीसी की शेप के बारे में पढ़ा था, एक डंबल के आकार की होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी की जो शेप होती है वो इरेगुलर शेप होती है, कोई कैसे होती है कोई कैसे होती है, अलग अलग तरह के। हमने पांचों के बारे में पिछली क्लास में पढ़ चुका है, हम पढ़े थे हमने कि कैसे उनकी शेप होती है। तो प्लेटलेट्स की शेप की बात की जाए तो कैसी शेप होती है इनकी, राउंड शेप होती है इनकी, गोलाकार होती है ये शेप्स। कैसी होती है ये, गोलाकार शेप में होती है, ठीक है। फिक्स है भाई इसका भी, राउंड शेप होती है, बिल्कुल फिक्स है इसका राउंड शेप, हाँ जी सही है, ठीक है। इसके बाद राउंड शेप के बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, ये जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं, सबसे पहले एक बात मुझे बताओगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनका रेशो कितना होता है। पिछली क्लास में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि इनका रेशो तीनों का मिलाकर के कितना होता है, 600, 1 और 40 इसका क्या होता है, रेशो होता है, ठीक है। ये रेशो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो पॉइंट आता है कि जो ये जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं ये काम क्या करती हैं, इनके कार्य क्या क्या होते हैं, क्या काम करती हैं, बताओ मुझे कमेंट में कि जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका क्या काम होता है।
जल्दी बताओ, फिर हम इनको पढ़ते हैं। प्लेटलेट्स का हमारे शरीर के अंदर क्या काम होता है? ब्लड क्लोटिंग, ब्लड का थक्का जमना, ठीक है। और बताओ, ब्लड का थक्का जमाती है। ब्लड को रोकना, ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। और बताओ, सबसे पहला काम क्या होता है इसका? कार्य की बात की जाए, कार्य, फर्स्ट पॉइंट, ये हमारी हेल्प करती हैं। ये है ब्लड क्लोटिंग में, यानी कि रक्त का जमाने में मदद करती है, ठीक है। जमाने में मदद करती है, यही कहना चाहते हो ना? ब्लड क्लोटिंग, ये बताओ, ब्लड को थक्का जमाती है, थक्का नहीं जमाती है, ये दोनों चीजें आपने बतानी है भाई। ब्लड का कैल्शियम होता है विटामिन के, ये कौन सी लैंग्वेज हो गई भाई? ब्लड का क्लोटिंग, ब्लड का कैल्शियम कौन सा होता है, ये तो बताओ मुझे। ठीक है, यहां से हम पॉइंट पढ़ते हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से प्लेटलेट्स के अंदर होते हैं? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर का हमें नाम पता करना है। तो कौन कौन से ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं? सबसे पहले आता है, बात की जाए कैल्शियम की, सबसे पहले नंबर पे किसका नंबर आता है? कैल्शियम की। उसके बाद बात की जाए विटामिन की, तो विटामिन ऐसा कौन सा है? विटामिन के है। तीसरी बात हम करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन कौन सा है ऐसा जिससे ब्लड का थक्का जमाने में हमारी मदद होती है? तो कौन सा प्रोटीन है? 5 तरह के प्रोटीन हमने पढ़े थे। थ्रोम्बिन पढ़ा था, प्रोथ्रोम्बिन पढ़ा था हमने, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन पढ़ा था, एल्ब्यूमिन पढ़ा था और ग्लोबुलिन पढ़ा था, ये हमने पढ़े थे। तो मुख्य जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? फाइब्रिनोजन होता है। कौन सा होता है? फाइब्रिनोजन, ठीक है। अब यहीं से आपको दो बातें याद रखनी है, दो टर्म, ठीक है। देखिए ध्यान से समझना, जब आपको चोट लगती है, ठीक है, जब आपको चोट लगती है तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं। जैसे एक तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, जो आपकी नसों में खून दौड़ता है, वो जमता नहीं है। और जो आपकी जब चोट लगती है तो बाहर आकर के जो वो खून होता है वो क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है? ये दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो ध्यान से रखना, ये दोनों पॉइंट्स आप लिख लेना भाई। ब्लड का पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, शरीर से बाहर जमना, ब्लड का शरीर से बाहर जमना। दूसरा आपको याद रखना है, शरीर के अंदर रक्त का ना जमना, शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनना। ये दोनों कौन से प्रोसेस होते हैं? इनके नाम आपने कमेंट में जवाब देने हैं कि जब ब्लड हमारे शरीर से बाहर आकर के क्लॉट हो जाता है, जो मतलब कि जम जाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? और शरीर के अंदर जो रक्त का थक्का जमता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताओ मुझे। ब्लड क्लॉटिंग तो सही है, इनमें से आपको बताना है कि ब्लड क्लॉटिंग कौन सी चीज है यहां पे, बताओ भाई। हिपेरिन, ठीक है, ठीक है। देखो जब आपको चोट लगती है तो हमारे ब्लड जब हमारे अंगों से बाहर निकलता है, शरीर से बाहर आता है, तो वो जम जाता है। इस प्रोसेस के दौरान टाइम कितना लगता है? तो टाइम लगता है 4 से 5 मिनट एवरेज टाइम, 4 से 5 मिनट का एवरेज टाइम लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोएगुलेशन इसको बोला जाता है। अच्छे तरीके से इसको लिख लेना भाई। कोएगुलेशन, या फिर हिंदी में बात की जाए तो स्कंदन की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया? स्कंदन की प्रक्रिया। शरीर से बाहर आकर के जब ये जम जाता है तो उसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन की प्रोसेस। अगर ये शरीर के अंदर ही रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लड क्लॉट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लड क्लॉटिंग बोलेंगे इसको, ठीक है। शरीर के अंदर हो जाना, ठीक है। हाँ जी, हाँ, अब यही बात करें हम कि थक्का जमाने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये जितने भी हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन से हैं?
एंटी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। एंटी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर में किसका नाम आता है? एंटी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर में हिपेरिन का नाम आता है। किसका नाम आता है? हिपेरिन का नाम आता है। यानी कि हिपेरिन क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। लेकिन बाई चांस किसी व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर ब्लड का क्लॉट होना शुरू हो जाए तो उसको दवाई भी लेनी पड़ती है। और वो दवाई जो होती है डॉक्टर के द्वारा कौन सी टैबलेट दी जाती है? ड्रग, जो एक छोटी एक ड्रग का ही रूप होता है, ड्रग बाय डॉक्टर। खून का थक्का हमारे शरीर के अंदर जमे नहीं, इसके लिए कौन सी दी जाती है? बताओ मुझे। क्या होता है वो? हिरुडीन की टैबलेट होती है भाई। हिरुडीन की टैबलेट की फॉर्म में होती है। ये जो हिरुडीन की टैबलेट होती है ये बनती किससे है? ये जोंक की लार से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? स्लाइवा ऑफ लेंच से इसका निर्माण किया जाता है। काम क्या करता है ये हिपेरिन को एक्टिवेट करता है ज्यादा मात्रा में। अब हिपेरिन ज्यादा मात्रा में एक्टिवेट होगा तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इतने पॉइंट्स हमने याद रखने हैं। अब यहां से सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। ये जो हमने पढ़ा है कि भाई जब आपको चोट लगती है तो उससे जब बाहर रक्त आता है तो वो किसके जरिए जम जाता है, उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, वो चीजें आपने कमेंट में बतानी है मुझे। जल्दी बताओ, फिर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ज्यादा क्लास को लंबा नहीं करेंगे, ये हम पॉइंट पढ़ करके फिर क्लास की छुट्टी करते हैं इस क्लास की। तो बताओ मुझे कि हमारे शरीर से बाहर जब ब्लड जाता है तो कौन से प्रोसेस के जरिए वो जम जाता है। यानी कि शरीर से बाहर, आउटसाइड ऑफ बॉडी, आउटसाइड ऑफ बॉडी, शरीर से बाहर ब्लड का फ्लोट होना, रिएक्शंस उसमें कौन कौन सी होती हैं, ये रिएक्शंस आपने कमेंट में बतानी है भाई मुझे। कैल्शियम सिट्रेट ऑक्जेलेट कहाँ होते हैं भाई? ये तो बताओ। कैल्शियम सिट्रेट और ऑक्जेलेट तो मान लेते हैं हम, लेकिन होते कहाँ पे ये तो बताओ। पूरा प्रोसेस बताएंगे भाई, अभी दैया हम भी बताएंगे। एक बार आपसे रिव्यू जान लेते हैं, देख तो लें किस किस को नहीं पता। ब्लड बैंक में बताएंगे भाई, आपका भी क्वेश्चन बताएंगे। हाँ तो सारा ना बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ब्लड बैंक में खून जमता नहीं इसकी की वजह से। ठीक है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, ये जो ब्लड क्लॉटिंग रिएक्शन होती हैं, जैसे मान लीजिए जब व्यक्ति को चोट लगती है, जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो चोट लगते ही वहां से हमें ब्लड सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। ये जो ब्लड जो बाहर निकलता है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? पहली चीज क्या होती है इसके अंदर? कैल्शियम होता है। दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर? बताओ दूसरी चीज क्या होती है? एक स्टूडेंट ने बिल्कुल सही कहा है भाई, जब हमें चोट लगती है तो इसके अंदर क्या होता है? एक केमिकल होता है। ये केमिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना भाई। केमिकल थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। और इसके अंदर क्या होता है जब ये ब्लड बाहर निकलता है तो कौन सा होता है और इसके अंदर? अरे भाई कैल्शियम ऑक्जेलेट वगैरह, हाँ वो बाद की बात है, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद क्या होता है? इस ब्लड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये तीन चीजें होते हैं। कैल्शियम ये मिनरल्स की श्रेणी में आता है, या आपका केमिकल्स की श्रेणी में आता है, और ये प्रोटीन की फॉर्म में आता है। तो जब ब्लड आपसे बाहर निकलता है शरीर से, उसके अंदर ये प्रोथ्रोम्बिन होता है, लेकिन ये क्या होता है आपका? ये डीएक्टिवेट होता है। ये क्या होता है? डीएक्टिवेट होता है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या चीज काम करती है वहां पे? इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या चीज काम करती है बताओ मुझे। जैसे जो प्रोथ्रोम्बिन है ये किसकी मदद से एक्टिव हो जाता है और इसकी फॉर्म भी चेंज हो जाती है। किस फॉर्म में बन जाता है? थ्रोम्बिन की फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। किस फॉर्म में हो जाता है? ये थ्रोम्बिन की फॉर्म में ये एक्टिव हो जाता है। किसकी वजह से होता है वो भी बता देना। किसकी वजह से होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से। थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से ये क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। ये बात रही हमारी नंबर 1। ये कौन सा पॉइंट है? यहां से रिएक्शन नंबर 1 बनती है। कौन से किसका निर्माण हुआ यहां तक? अभी क्या चीज एक्टिव हुई है? थ्रोम्बिन एक्टिवेट हुआ है। ध्यान से समझना भाई। हाँ थ्रोम्बिन एक्टिवेट हुआ है इस रिएक्शन में। इसके बाद
ये जो थ्रोम्बिन एक्टिवेट हुआ है ये किसको एक्टिवेट करता है, ये किसको एक्टिवेट करता है, ये जो थ्रोम्बिन है यहां से निकल करके ये क्या काम करता है, ये हिपेरिन को जाकर के बोलता है, हिपेरिन को कि भाई तू रुक जा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। किसको रोक देता है, ये थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है वो हिपेरिन को रोक देता है। हिपेरिन हमारे शरीर में क्या काम करता है, रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। तो रक्त का थक्का नहीं जमाएगा तो किसको रोकेगा, ये हिपेरिन को रोक देगा, और उस वजह से आपका ब्लड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। हिपेरिन को, ठीक है, डीएक्टिवेट कर देता है, बिल्कुल सही है भाई, हिपेरिन को डीएक्टिवेट कर देता है। उसके बाद तीसरे पॉइंट की हम बात करें, यहां से थ्रोम्बिन का काम हो रहा है, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन, ये भी तो प्रोटीन इसमें रक्त का थक्का जमाने में हमारी मदद करता है। मुख्य प्रोटीन तो यही होता है फाइब्रिनोजन, ठीक है। ये दोनों मिलकर के किसको एक्टिवेट करते हैं, ये फाइब्रिन को एक्टिवेट करते हैं। किसको एक्टिवेट करते हैं, ये फाइब्रिन को। और फाइब्रिन क्या होता है, धागे नुमा संरचना होती है, धागे नुमा क्या होती है, संरचना होती है, ठीक है। फाइब्रिन को एक्टिवेट करता है, तो फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन दोनों मिलकर के किसको एक्टिवेट करते हैं, फाइब्रिन को एक्टिवेट करते हैं। ये एक्टिव होने के बाद, फाइब्रिन एक्टिव होने के बाद इसके अंदर और क्या चीज मिल जाएगी आपको, फाइब्रिन प्लस प्लेटलेट्स दोनों मिलकर के किसकी प्रेजेंस में, विटामिन के की प्रेजेंस में ब्लड को क्या करती हैं, क्लॉट करती हैं, ब्लड को क्या करती हैं, क्लॉट करती हैं, तब जाकर के आपका ब्लड रुकता है। तो ये सारा प्रोसेस होने में लगभग 4 से 5 मिनट का समय लग जाता है। तो समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा से समझ लेना क्या चीज पढ़ी है हमने। जो ब्लड क्लॉट होता है तो क्या रिएक्शन होती है, सबसे पहले जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो उससे जो ब्लड निकलता है, जैसे मान लीजिए ब्लड है यहां से, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। इस ब्लड के अंदर मुख्य रूप से हम देखें तो मिनरल की श्रेणी में कौन सी चीज आती है, कैल्शियम आता है। उसके बाद केमिकल की श्रेणी में क्या आता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। तीसरी बात की जाए कि प्रोटीन की श्रेणी में किस चीज को हम रखते हैं, तो प्रोथ्रोम्बिन होता है। लेकिन ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये डीएक्टिवेट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, ये डीएक्टिवेट फॉर्म में। इसको एक्टिव करने के लिए क्या काम करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन काम करता है, और ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव फॉर्म में ला करके किसका निर्माण करता है, थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं, कि थ्रोम्बिन वहां पे एक्टिवेट हो जाता है। और यहां से थ्रोम्बिन किसको मतलब की सूचना देता है, यहां से थ्रोम्बिन एक्टिव होकर के जाकर के हिपेरिन को बोलता है कि भाई तू रुक जा कुछ देर के लिए, ताकि हम ब्लड क्लॉट करने की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो थ्रोम्बिन हिपेरिन को रोक देगा, और क्या काम करेगा थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉट करवाने में हमारी मदद करता है, ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, फाइब्रिन का निर्माण करते हैं। और फाइब्रिन प्लस प्लेटलेट्स, बिंबाणु जिसको हम बोलते हैं, ये मिलकर के विटामिन के साथ किसका निर्माण करते हैं, ब्लड क्लॉट का निर्माण करते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे शरीर में जब चोट लगती है तो ब्लड का क्लॉट होता है। सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं आया है वो हमें बता दो भाई जल्दी से। हाँ, जिस भी, हाँ ये एक क्वेश्चन लिखा है कि सर हिपेरिन भाई लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है हमारे शरीर के अंदर, हिपेरिन लीवर के द्वारा हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बिल्कुल सही है, आ गया समझ में। आज की क्लास का टाइम थोड़ा ज्यादा हो रखा है, इससे आगे की जो बातें हैं आज आपको इतना ही याद रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको किसी ने पढ़ाई नहीं होगी कि भाई हमारे शरीर से जब चोट लगती है तो चोट के बाद जो ब्लड जमता है वो कैसे जमता है। तो इसको अच्छे तरीके से नोट करना, फिर एक बार दोबारा से रिवाइज करना, इससे आगे की जो चीजें हैं वो हम क्लास में अगले क्लास में हम इनको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अब आपकी 2-4 मिनट या 5 मिनट के बाद आप खाना खा सकते हो। 5 मिनट में जल्दी से खाना है, वैसे तो हरियाणा जीके की क्लास होगी भाई, ठीक है। अच्छा, मतलब अब शायरी आ गई भाई, शायरी मैं ही सुना देता हूँ भाई। सोचा नहीं था जिंदगी में ऐसे भी फंसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। क्या शायरी लिखते हैं भाई। मेरी शायरी थोड़ी सी अलग है, ऐसी तो नहीं है, मतलब कि प्यार भरी मेरी कोई ऐसी शायरी नहीं है, ठीक है। मैं लिख के रखता हूं भाई अपनी जो भी शायरियां होती हैं।
हाँ सतीश चौरान, वेरी गुड भाई, थैंक यू। बोल दे भाई एक शायरी तो हो ही जाएगी, ठीक है। देखो आपके जीवन में जब आप तैयारी करते हो तो सभी को संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। इस संघर्ष के ऊपर एक छोटी सी 2 लाइनों की शायरी है, ध्यान से सुनना। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, ठीक है। तो जब तक आपके ऊपर चोट नहीं पड़ेगी ना तब तक आप भी पूजने लायक नहीं बनोगे। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, चोट खानी पड़ेगी, फिर आप एक्टिवेट हो जाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी इस क्लास से विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।